सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 6.2। पिछले मॉड्यूल में 6.1 में हमने हुक के नियम के बारे में पढ़ा, जो कि क्या कहता है कि एक निश्चित सीमा के अंदर पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति का समानुपाती होता है। इस मॉड्यूल में हम लोग पदार्थ के प्रतिबल विकृति ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को पदार्थ के प्रत्यास्थता से रिलेटेड गुणों के बारे में पता चलता है। हर पदार्थ का प्रतिबल विकृति ग्राफ अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको जो प्रतिबल विकृति ग्राफ दिख रहा है वो लेड के एक तार का प्रतिबल विकृति ग्राफ है, जिसमें y एक्सिस में प्रतिबल है और x एक्सिस में विकृति। तो ये ग्राफ हमें क्या क्या बताता है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह बिंदु, देखिए यहाँ पर अगर आप ग्राफ में बिंदु की बात करें तो दो चीज़ बताता है। एक, बिंदु कहने का सेंस उससे रिलेटेड विकृति भी होती है और उससे रिलेटेड उसका करेस्पॉन्डिंग प्रतिबल भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो वह बिंदु जहाँ तक पदार्थ हुक के नियम का पालन करता है कहलाता है। हुक का नियम क्या है? प्रतिबल इज इक्वल टू समानुपाती नियतांक, जिसको प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इनटू विकृति। तो प्रतिबल को y एक्सिस में ले लें और विकृति को x एक्सिस में ले लें तो ये लीनियर रिलेशन है। जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये ग्राफ आपको कहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग रहा है? A तक। तो यहीं तक ये पदार्थ हुक के नियम का पालन कर रहा है। तो इस बिंदु को कहते हैं अनुपातिक सीमा। जिस बिंदु तक, यानी कि जिस विकृति तक और जिस प्रतिबल तक पदार्थ हुक के नियम का पालन करता है वो कहलाता है अनुपातिक सीमा। अनुपातिक सीमा के बाद क्या होता है कि विकृति को बढ़ाने से प्रतिबल बढ़ता जरूर है, लेकिन बिल्कुल समानुपाती नहीं होता है। यानी कि उसके बाद k का मान जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बदलते रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह बिंदु जहां तक विरूपित करने पर पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेता है कहलाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि A तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, K का मान बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद K का मान बदलना शुरू हो जाता है और मोस्ट प्रोबेबली कम होने लगता है। लेकिन अभी भी एक बिंदु B तक वस्तु को विस्थापित करने पर वो वापस अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर लंबाई पहले था तो वापस उसको खींच करके छोड़ दिया तो वापस से लंबाई बिल्कुल जितना था उतना हो गया, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। इस बिंदु को कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा। प्रत्यास्थ सीमा या पराभव बिंदु भी इसको ही कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं यील्ड पॉइंट, और यानी कि आंसर हो गया डी। ए और बी दोनों, प्रत्यास्थ सीमा और पराभव बिंदु। नाउ बी के बाद क्या होगा? मान लीजिए वस्तु को बी से रिलेटेड एक प्रतिबल है, विकृति भी है, तो इस विकृति से ज़्यादा अब वस्तु को मान लीजिए सी बिंदु तक खींच देते हैं। तो उसके बाद आप उसको जब छोड़ेंगे तो होना क्या चाहिए था? छोड़ने के बाद वापस से कहाँ पहुँच जाना चाहिए था? वस्तु को यहाँ जीरो विकृति में पहुँच जाना चाहिए था। वस्तु को जब आप उसके शेप या साइज़ को चेंज करके छोड़ देते हैं तो जब वो वापस से पहले जैसी हो जाती है तो उस टाइम विकृति क्या हो जाती है? जीरो। तो वापस से वस्तु को यहाँ आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसको प्रत्यास्थ सीमा यानी कि B से ज़्यादा विस्थापित कर दिया है, फॉर एग्जांपल बिंदु C तक, तो छोड़ने के बाद वो वापस जीरो पे नहीं पहुंचेगा, बल्कि कहाँ पहुंचेगा? यहाँ कहीं पहुंचेगा। तो इतनी विकृति, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 1% से कम ही होती है, वस्तु में रह जाती है। इसको बोलते हैं परमानेंट सेट या स्थायी विरूपण। ऐसे विरूपण को प्लास्टिक विरूपण भी कहते हैं। अगर वस्तु को प्रत्यास्थ सीमा से ज़्यादा विकृत कर दिया जाए तो वापस छोड़ने के बाद उसमें कुछ स्थायी विरूपण रह जाता है, इसे ही प्लास्टिक विरूपण कहते हैं। बी के बाद आप ये भी देख रहे होंगे कि ग्राफ काफ़ी हद तक फ्लैट हो गया। इसका मतलब यह है कि एक समय बी के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी विकृति के लिए, थोड़े से ही प्रतिबल के लिए विकृति का मान बहुत ही ज़्यादा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिबल बहुत कम बढ़ा है। प्रतिबल जितना ऊंचा आप जाएंगे उतना प्रतिबल बढ़ेगा। तो ऊंचाई बहुत कम बढ़ी है लेकिन विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी पदार्थ में विकृति बहुत
ज़्यादा उत्पन्न हुई है। तो जब आप प्रत्यास्थ सीमा से आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी ही प्रतिबल के लिए, थोड़ा सा ही प्रतिबल बढ़ाने पर विकृति बहुत ज़्यादा आपको प्राप्त होती है। और एक बिंदु आता है से, इसका नाम डी, इसको कहते हैं चरम तनन सामर्थ्य। तो बताने से पहले चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वह बिंदु जिससे ज़्यादा प्रतिबल लगाने के बाद प्रतिबल कम करने पर भी विकृति बढ़ती जाती है कहलाता है। तो यही है वो बिंदु डी, जहाँ के बाद आप देख रहे हैं कि प्रतिबल कम भी करते जा रहे हैं फिर भी ग्राफ क्या है और आगे बढ़ता जा रहा है, यानी विकृति बढ़ती ही जा रही है, राइट। तो आप प्रतिबल को कम कर रहे हैं, देखिए ऊंचाई घट गई है, राइट, लेकिन ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है यानी विकृति बढ़ते जा रही है। इस बिंदु को कहते हैं चरम तनन सामर्थ्य। चरम तनन सामर्थ्य या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इससे ज़्यादा आप वस्तु को अगर खींच देते हैं तो उसके बाद आप बाहर से बल लगाना कम करते जाएंगे फिर भी विकृति बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर ये टूट जाएगी। यह बिंदु ई को कहते हैं विभंजन बिंदु या फिर फ्रैक्चर पॉइंट। तो जिस बिंदु पर ये टूट जाता है उसको फ्रैक्चर पॉइंट यानी विभंजन बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसा पदार्थ जिसमें प्रत्यास्थ क्षेत्र अत्यधिक अनुपातिक सीमा नगण्य हो और जिन्हें खींचकर अत्यधिक विकृति उत्पन्न की जाती है कहलाती है। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हुक का नियम पालन नहीं के बराबर करते हैं, यानी उसमें प्रतिबल और विकृति समानुपाती नहीं होते, लेकिन उसका प्रत्यास्थ सीमा बहुत अधिक होता है, राइट। तो कुछ इस तरह का ग्राफ उनका होता है। तो इनमें क्या क्वालिटी है कि भले हुक के नियम का परफेक्टली पालन नहीं करते हैं लेकिन इनमें प्रत्यास्थ सीमा बहुत अधिक होता है और इन्हें बहुत ज़्यादा विकृत किया जा सकता है। जैसे एक धातु है तो आप 1 सेंटीमीटर का है तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा आप खींच देते हैं तो उसके बाद वो तन्य हो जाएंगे, वापस अपने शेप में नहीं आएंगे। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तार तो बना लेंगे लेकिन वापस अपने शेप में नहीं आएगा। लेकिन कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें काफ़ी खींचा जा सकता है, उनकी मूल लंबाई का 2 गुना 3 गुना आप खींच देंगे फिर भी वो अपने शेप में आ जाता है। तो ऐसे ही पदार्थों की बात की जा रही है यहाँ पे। इन्हें कहते हैं प्रत्यस्थालक यानी कि इलास्टोमर्स। एग्जाम्पल रबड़ एक इलास्टोमर है, या आपकी जो धमनियाँ हैं वो प्रत्यस्थालक हैं। बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होती हैं, बहुत ज़्यादा उनको खींचा जा सकता है और वो वापस अपने शेप में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट है, वैसे पदार्थ जिनके चरम तनन सामर्थ्य यानी कि पॉइंट डी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और विभंजन बिंदु में बहुत अधिक दूरी होती है उन्हें कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके चरम तनन सामर्थ्य और विभंजन बिंदु यानी बिंदु डी और बिंदु ई बहुत दूर होते हैं उनको कहा जाता है तन्य पदार्थ। ऐसे ही पदार्थ जो होते हैं जो कि उन्हें खींचकर लंबा किया जा सकता है या फिर उन्हें पीटकर चादर में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। और वैसे पदार्थ जिनके विभंजन बिंदु और चरम तनन सामर्थ्य बहुत नज़दीक होते हैं उन्हें कहते हैं भंगुर पदार्थ, जैसे कि लकड़ी हो गया, शीशा हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किसी छड़ की लंबाई दुगनी करने से समान प्रतिबल के लिए विरूपण हो जाता है। तो यहाँ पर छड़ की लंबाई है यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिबल F/A इज इक्वल टू यंग गुणांक इंटू विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति एप्सिलॉन बराबर डेल्टा L/L। तो यहाँ पे जो वर्ड विरूपण है, विरूपण मतलब हुआ लंबाई में परिवर्तन। ध्यान दीजिए ये विकृति नहीं है, विकृति तो ये है, डेल्टा L/L विकृति है। यहाँ पर विरूपण किसको बोलेंगे, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L को विरूपण बोलेंगे। तो कहा जा रहा है कि छड़ को अगर दुगनी लंबाई का ले लें तो डेल्टा L पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए डेल्टा L बराबर F/A प्रतिबल, L ऊपर आ गया, Y नीचे आ गया। तो प्रतिबल सेम है, प्रतिबल नहीं बदल रहा और Y तो कांस्टेंट है। तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं कि जो विरूपण है वो मूल लंबाई L का समानुपाती है। तो लंबाई को आप दुगना करेंगे तो विरूपण भी दुगना होगा।
समझ गया। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 मीटर का रड लिए हैं और उसमें कुछ प्रतिबल लगाने से, या यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रतिबल जो बाहर से प्रेशर लग रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लगाने से ये जो छड़ है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है इसकी लंबाई। तो इसकी जगह पर अगर 4 मीटर का रड लेंगे और उसमें भी उतना ही प्रतिबल लगाएंगे तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, ये इसकी मूल लंबाई डबल है तो इसमें जो विरूपण होगा वो भी डबल होगा, यानी इसका लंबाई 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज करेगी, क्योंकि डेल्टा एल समानुपाती एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ लेकिन इसमें ये भी बता दूं कि अगर विरूपण की जगह विकृति होता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि विकृति अपने आप में डेल्टा एल बाय एल है। और ये जो विकृति है वो किस पर निर्भर करता है, प्रतिबल पर। अगर प्रतिबल कांस्टेंट तो विकृति कांस्टेंट, लंबाई चाहे कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे फिर से आता है, एक तार की अनुप्रस्थ काट जो है वो आधी कर दी जाती है, इसके द्वारा वहन किए जाने वाला अधिकतम भार क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, अगर आप केबल से लोड लटका रहे हैं तो केबल का अनुप्रस्थ काट अगर आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केबल पतली हो जाएगी, तो अब वो कम लोड ले पाएगी, है कि नहीं। तो अगर आप केबल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दे रहे हैं तो पहले वो अगर 100 kg का लोड ले रही थी तो तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा करने के बाद, यानी तार को पतला कर देने के बाद वो 50 kg का ही लोड ले पाएगी। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए तार का जो कैपेसिटी है, यानी कितने कहाँ पर वो टूटेगी, कब टूटेगी, ये डिपेंड करता है प्रतिबल पर। प्रतिबल क्या होता है, F/A, जो कि किसके बराबर है, यहाँ F कौन सा बल है, तनन बल है, इसलिए मैं यहाँ इसको T लिख दे रहा हूँ। तो सेम वही चीज़ है, बस नोटेशन में बदल दे रहा हूँ, या F भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू यंग गुणांक और गुणे विकृति। तो यहाँ पे जो बल है, तनन बल है, वो क्या हो जाएगा, यही तनन बल, या इसको लोड आप W भी लिख सकते हैं, W बराबर T होता है, तो यहाँ मैं W ही लिख दे रहा हूँ, लोड W, भार। तो W इज इक्वल टू, ये A क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, A Y डेल्टा L बटा L। तो यहाँ पे जो लोड है वो समानुपाती A है, यानी अगर आप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना करेंगे तो ये लोड भी दुगना ले पाएगा। अगर आप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे तो तार की कैपेसिटी, लोड लेने की जो कैपेसिटी है वो भी W भी आधा हो जाएगा, जो कि सिंपल भी है। अगर आप तार इतना मोटा लें ज़्यादा लोड ले पाएगा, तार आधा ले लें, इसकी मोटाई अगर इसकी आधी है तो ये आधा लोड ले पाएगा उसका। तो अगर अनुप्रस्थ काट को आधा कर दिया जाए तो उसके द्वारा वहन किया जा सकने वाला अधिकतम भार भी हो जाएगा आधा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गैसों का अपरूपण गुणांक होता है। तो अपरूपण गुणांक, देखिए अपरूपण गुणांक यानी कि G जितना ज़्यादा होगा वस्तु अपनी आकृति में परिवर्तन का उतना ही ज़्यादा विरोध करेगी। तो गैसों में क्या है, कोई फिक्स्ड आकृति यानी कि शेप नहीं होता है, कोई भी शेप ले लेती हैं। तो जब कोई भी शेप ले लेती है इसका मतलब वो अपने आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करती हैं, इसलिए उनका अपरूपण गुणांक 0 होता है, जो कि क्या बताता है कि गैसें अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करती हैं। एक क्वेश्चन ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन है जो कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में होना चाहिए था। ये क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है चंद्रमा का द्रव्यमान कम होना, चंद्रमा की त्रिज्या कम होना, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊं। तो इस मॉड्यूल में इतना ही। हैव अ नाइस डे।